पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टेट एंड देयर एलिमेंट्स। स्टेट के बारे में पढ़ा था ना, स्टेट किसे कहते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं बताइए कोई। कितने तत्व होते हैं? गुड। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा था कि स्टेट के जो है 4 तत्व होते हैं, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोवर्निटी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे 3 तत्व है, लेकिन सोवर्निटी नहीं होने के कारण ये जो संप्रभुता है, यही जो है राज्य को अन्य संगठनों से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो इतना दूर हम लोगों ने पढ़ा था, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आगे बढ़े। देखिए, ये देखिए, हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया था, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर देख लेंगे। कुछ कुछ पूछ लो। अच्छा, एक बात बताइए, वेस्ट बंगाल जो है वो संवैधानिक रूप से, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब संविधान के अनुसार देखा जाए तो वो एक स्टेट है, लेकिन राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो वेस्ट बंगाल क्या है? स्टेट है? नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा बताइए कोई। हाँ, क्योंकि वो क्या है? पॉपुलेशन है, डेफिनिट टेरिटरी है, और गवर्नमेंट भी है, लेकिन क्या है उनके पास? सोवर्निटी जो है नहीं है। तो संप्रभुता नहीं होने के कारण वेस्ट बंगाल जो है राजनीति विज्ञान के अनुसार एक स्टेट नहीं कहला सकता। ठीक है, मैकियावेली की लिखी पुस्तक क्या थी, नाम? द प्रिंस। गुड। कब लिखा था उन्होंने? 1513 ईस्वी में। इतना जल्दी क्या, ऐसे थोड़ी ना होगा। सरकार के कितने अंग होते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, आज हम लोग देख लेंगे ऐसे क्यों विथ आंसर्स। ठीक है, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, तो फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है? देखिए, तो हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? राजनीति विज्ञान में राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या देखा था हम लोगों ने कि जो स्टेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया था? स्टेटस नामक लैटिन वर्ड से आया था ना। तो अर्थ क्या होता है? स्थिति या स्तर। राजनीति विज्ञान में यह एक ऐसे सर्वोच्च राजनीतिक संगठन को दर्शाता है जो निश्चित भूभाग पर संप्रभु शक्ति रखता हो। ये हम लोग देखा था ना, हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा डेफिनेट टेरिटरी जिसके पास सोवर्निटी हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मैकियावेली ने किस पुस्तक में और कब स्टेट शब्द का प्रयोग किया था? आप लोग को पता है किस पुस्तक में? द प्रिंस में 1513
13 ईस्वी में। गुड। नेक्स्ट, प्रोफेसर गार्डनर के अनुसार राज्य की सरल परिभाषा क्या है? ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं ना हम लोग। गार्डनर ने क्या कहा था? राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो निश्चित भूभाग पर रहता हो, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र और जिसकी एक संगठित सरकार हो। क्या गार्डनर ने क्या बोला था कि ये जो राज्य है वो क्या है? राज्य जो है कम या अधिक लोगों का एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा समूह है जो क्या रहता हो, एक डेफिनिट टेरिटरी पे, निश्चित भूभाग पर रहता हो और जो जिसके पास सोवर्निटी हो, बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि बाहर का कोई विदेश के लोग आके हमारे ऊपर, हमारे कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम अपना डिसीजंस, अपने नियम कानून सब कुछ जो है खुद से कर सकते हैं। मतलब बाहरी दबाव से और प्रेशर से क्या हो, मुक्त हो। बाहर का कोई फोर्स आके हमारे स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ आया? नेक्स्ट, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? बोलिए फटाफट। गुड। पॉपुलेशन, डेफिनिट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। नेक्स्ट, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? सोवर्निटी है क्या? ये देख लीजिए, आप लोग सब पढ़ चुके हो, देख लो। सोवर्निटी क्या है? संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति है जिसके कारण वह आंतरिक रूप से सर्वोच्च निर्णय लेने और बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता से स्वतंत्र होने की क्षमता रखता है। ठीक है, सोवर्निटी क्या है? एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है, और क्या है? सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा। मतलब हम लोगों ने देखा था ना कि, अच्छा देखिए यहाँ पे कि जैसे कि एक स्टेट के अंदर वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ठीक है। मतलब एक जो सरकार है वो अपने सरकार का जो है अधिकार होता है एक विद इन द अपने मतलब एक स्टेट का एक बाउंड्री होता है। तो जैसे भारत एक राज्य है, तो इस राज्य के अंदर जो है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो सब लेने का अधिकार हमारी सरकार को है। तो एक निश्चित भूभाग के अंदर जो है कुछ भी डिसीजन लेने का पावर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा हम लोगों ने देखा था। और दूसरा क्या, सॉरी, बाहर की कोई भी जो शक्ति आके, कोई विदेशी शक्ति आके हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, हमारे स्टेट के अंदर। यही है, ठीक है। ये देखिए, तो हो गया। नेक्स्ट, राज्य और सरकार में एक प्रमुख अंतर है। बताइए, मैं बताई थी ना कि जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है? विजिबल होता है ना, उनको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन स्टेट क्या होता है? इनविजिबल होता है, ठीक है। स्टेट इनविजिबल होता है, यही वाले, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वही एक दे दिया। क्या पश्चिम बंगाल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से एक पूर्ण राज्य है? क्यों नहीं है? या नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल के पास एक डेफिनिट टेरिटरी है, पॉपुलेशन भी है, सरकार भी है, होती है ना हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है, तो सरकार भी है। तो इसके पास क्या एक चीज नहीं है जो इसको राज्य होने से, गुड, तो वर्डनीति, संप्रभुता इसके पास नहीं है। अच्छा, तो आप लोग बोलोगे कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो डिसीजंस लेते हैं ना, जरूर लेते हैं, लेकिन क्या सारे डिसीजंस ले सकते हैं? एक देश का दूसरे देश के साथ कोई संधि हो, ठीक है, युद्ध हो, कोई समझौता हो दूसरे देश के साथ, तो ये सब चीजों में क्या एक राज्य सरकार इंटरफेयर कर सकती है? नहीं, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो राज्य के मतलब हेड होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, उनके पास डेफिनेट टेरिटरी है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन इनके पास सोवर्निटी नहीं है। कुछ मामलों में मतलब ये तो डिसीजंस लेते ही है, लेकिन और भी जो, जैसे कि मैं बताई ना कि कोई संधि हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, वो सब मामले पे ये डिसीजंस राज्य सरकार नहीं ले सकते। तो इनके पास पूर्ण मतलब स्वतंत्रता क्या है? नहीं है। तो यही वजह है कि इनके पास सोवर्निटी नहीं है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल को हम लोग राज्य नहीं बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यूनानी विचारक अरस्तु ने राज्य की क्या परिभाषा दी है? हम लोगों ने इसको भी पढ़ चुका है, पढ़ा है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा संघ है
जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। ठीक है, अरस्तु ने क्या बोला था कि राज्य क्या है, एक परिवारों का और गांवों का एक समूह है। का उद्देश्य क्या है, एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे लोगों का क्या हो, पूर्ण विकास हो और क्या हो, आत्मनिर्भर की स्थापना हो। ये सब जो आप लोग जो पढ़े हो उसी में से ये क्वेश्चन आंसर है। प्लेटो और रूसो ने एक आदर्श राज्य के लिए कितनी जनसंख्या का सुझाव दिया है? प्लेटो ने कितना दिया है? 5040। रूसो ने 10,000। वेरी गुड। ये देख लीजिए, आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता क्या है? इंटरनल सोवर्निटी। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि हमारे एक मतलब स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो है, कोई भी राज्य के अंदर जो कोई भी संगठन होता है, ठीक है, या फिर वो कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी, हमारे राज्य के भीतर जो जनता रहती है उन लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, ठीक है, क्या नियम कानून होंगे, क्या कुछ भी डिसीजन लेने का राइट्स गवर्नमेंट को होता है ना। तो लेकिन क्या होता है राज्य के अंदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक संप्रभुता। यहाँ पे देख लीजिए, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी व्यक्ति, कबीले, संस्थाएं और संगठन राज्य के कानूनों के अधीन है। मतलब सभी को राज्य के जो कानून है, राज्य ने जो कानून बनाया उसको फॉलो करने पड़ते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राज्य के भीतर जो है व्यक्ति, कबीले, संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, ये हो गया। और वह संप्रभुता क्या है, मैं बताई थी ना कि जो इंटरनेशनल ये होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामला, ठीक है, उनमें जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो है, जैसे कि भारत को किस देश के साथ जो विदेश नीति होती है, किस देश के साथ व्यापार करना है, जो एक देश का दूसरे देश के साथ समझौते वगैरह एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो डिसीजन इंडिया जो है खुद ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं? कोई कोई ऐसा है कि कोई विदेशी शक्ति आके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है? नहीं। ठीक है, तो ये वाला ये राइट्स जो होता है हम लोगों के पास होता है। मतलब राज्य के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी डिसीजंस लेने का अधिकार, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, वहां संप्रभुता। ठीक है, राज्य के अंग के रूप में प्रदेश में क्या क्या शामिल होता है? अच्छा, हम लोगों ने देखा था ना कि जो डेफिनिट टेरिटरी है, निश्चित भूभाग, वो भी क्या है, राज्य का एक तत्व है। उसमें क्या क्या आते हैं, डेफिनिट टेरिटरी के अंदर क्या क्या आते हैं? सिर्फ क्या लैंड आता है, जमीन नहीं, भूमि तो आती ही है, नदियां, झीलें, समुद्र तट से 12 मील तक समुद्र, प्रादेशिक जल और के ऊपर का वायुमंडल भी शामिल होता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ जमीन का बात कर रहे हैं, ये बाउंड्रीज नहीं, उस मतलब जो एक राज्य का, ये देख लीजिए, डेफिनिट टेरिटरी है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, तो स्टेट के अंदर का, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो जमीन है केवल, ठीक है, जो लैंड है वही सिर्फ तत्व, जो बोलते हैं ना कि राज्य का एक तत्व है क्या, निश्चित भूभाग। तो निश्चित भूभाग के अंदर केवल ये जमीन नहीं आता, इस जमीन के अंदर कोई समुद्र पड़ रहा है, ठीक है, कोई झील, नदी, यहाँ तक कि ये देखिए वायुमंडल, वो सब भी शामिल है। ये देखिए, राज्य को अमूर्त संस्था क्यों कहा जाता है? फटाफट देख लीजिए, इनविजिबल। ये तो अभी भी आप लोग को सब पता है, देख लीजिए, सब पढ़ चुके हो आप लोग। क्योंकि राज्य एक वैधानिक और दार्शनिक अवधारणा है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसे केवल सरकार के कार्यों और कानूनों के माध्यम से महसूस किया जाता है। ठीक है, सरकार अगर कोई नियम, राज्य के लिए अगर कोई नियम आ रहा है, राज्य में कोई नया नियम लागू हो रहा है, कोई डिसीजन लिए जा रहा है, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन राज्य को क्या, जैसे सरकार को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे जो सरकार होते हैं जो, उनको हम लोग देख सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी को, उनको देख सकते हैं, राज्य को नहीं देख। तो राज्य इसलिए क्या है, इनविजिबल है। नेक्स्ट, समाज का मुख्य आधार क्या है? अब देखिए, समाज का मुख्य आधार मनुष्यों के बीच पारस्परिक सामाजिक संबंध, सहयोग, संस्कृति, रीति रिवाज और चेतना है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्यों आवश्यक है? देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मान्यता से किसी राज्य को अन्य देशों के साथ व्यापार,
संधियां, राजनीतिक संबंध स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने की वैधानिकता मिलती है। मैं बताई थी ना कि एक जो है कोई भी अगर नया राज्य बन रहा है, ठीक है, नया राज्य बन रहा है, तो उसको जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए होता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मान्यता, मतलब दूसरे दूसरे राज्य से भी उसको मान्यता मिली हो एक राज्य बनाने का। ठीक है? अच्छा, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी नए राज्य को अगर अंतरराष्ट्रीयता मान्यता मिलेगी, तभी तो वो दूसरे राज्य के साथ व्यापार, कोई संधि, राजनयिक संबंध जो है स्थापित कर पाएगा। ठीक है, और जो है ये देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर भी वो बन सकता है। नेक्स्ट, अब देख लीजिए थोड़ा, ये क्या है, LAQ विद आंसर्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लॉन्ग क्वेश्चन। राज्य की परिभाषा दीजिए और इसके 4 अनिवार्य तथ्यों का विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, राज्य की परिभाषा आप लोग को पता ही है, 4 तत्व क्या है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, डेफिनिट टेरिटरी एंड सोवर्निटी। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके क्या करना है, लिख देना है। देख लीजिए सारा यहाँ पे नोट्स के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये मतलब एग्जाम के लिए क्या है, इनफ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा एकदम नोट्स सजा के दिया हुआ है, आप लोग को यहीं से देख के कर लेना है। आप लोग ऑलरेडी समझे हुए हो। ये देख लीजिए, राजनीति विज्ञान में राज्य का अर्थ किसी निश्चित भूभाग पर स्थापित उच्च संप्रभु राजनीतिक संगठन से है तो समाज में शांति और न्याय की स्थापना करता हो। प्रोफेसर गार्डनर ने इसकी सबसे प्रामाणिक परिभाषा दी है। अब देख लीजिए 4 एलिमेंट्स है। पॉपुलेशन में क्या बताया गया था, प्लेटो के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, आइडियल पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 5040, एंड अकॉर्डिंग टू रूसो 10,000। ठीक है, आधुनिक युग में जनसंख्या करोड़ों में है, परंतु मुख्य बात यह है कि जनसंख्या अनुशासित हो। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, डेफिनिट टेरिटरी, ठीक है, निश्चित भूभाग। अब देख लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा ना कि निश्चित भूभाग के अंदर क्या आता है, केवल जमीन ही नहीं आता है, जो बाउंड्री है स्टेट का मतलब जो निश्चित भूभाग है उसके अंदर जो अगर कोई झील आ रहा है, कोई नदी आ रही है, ठीक है, तो वो सब जो है में आ जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए भूभाग में भूमि, जल क्षेत्र, वायुमंडल भी शामिल है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार राज्य की कार्यकारी एजेंसी है, यह राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करती है। इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका जो क्या बनाती है, नियम बनाती है, कार्यपालिका लॉ को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, और न्यायपालिका जुडिशियरी, ये क्या है, न्याय करती है। ठीक है, इसमें जो कोर्ट वगैरह है वो सब आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला, ये कार्यकारी एजेंसी है। जैसे मान लीजिए एक एक कार है, ठीक है, और एक ड्राइवर, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पे आप कार को सपोज कर लीजिए, जैसे कि कार है और ड्राइवर, तो ड्राइवर जो है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो कार को कैसे चलाएगा। ठीक है, ड्राइवर भले ही चेंज हो जाए लेकिन कार जो है चेंज नहीं होता है। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए सरकार क्या है, एक कार के समान है, और ड्राइवर क्या है, एक सरकार की तरह है। ठीक है, जैसे ड्राइवर जो है कार को चला रहा है, उसी तरह जो है राज्य को कौन चलाता है, सरकार। और सरकार हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है ना, कोई भी एक सरकार जो है परमानेंट हमेशा के लिए रहती है नहीं। अगर जो सरकार का काम अगर पसंद नहीं आ रहा है जनता को, तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता क्या करती है, दूसरे सरकार को, सरकार जो है चेंज होती रहती है, और जो राज्य है वो क्या है, परमानेंट है, वो चेंज नहीं होता है। तो सरकार का काम ही होता है कि राज्य की जो भी है, मतलब जनता के हित के लिए, जनता की इच्छा अनुसार जो है कार्य करना। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया सरकार क्या है, राज्य की कार्यकारी एजेंसी है। जनता क्या राज्य का कार्य, राज्य में जो लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, उनके हित के लिए काम कौन करता है, सरकार। नेक्स्ट, सोवर्निटी, ये पता ही है आपको, संप्रभुता के कारण ही राज्य अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। इसके बिना कोई संस्था राज्य नहीं बन सकती। जैसा कि मैं बताई कि बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए स्कूल भी होते हैं, तो स्कूल के पास भी क्या है, निश्चित भूभाग है ना, स्कूल का एक, आप लोग स्कूल जाते हो तो एक बिल्डिंग है ना, निश्चित भूभाग।
फिर वहां पे जैसे कि गवर्नमेंट बोल रहा है तो आपके स्कूल के जो हेड होते हैं प्रिंसिपल, वो है। पॉपुलेशन कौन हुआ वहाँ का, जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स है और जो अदर्स टीचर्स है, अदर टीचर्स है, वो सब हो गए वहाँ के, और जो स्टूडेंट्स हो गए वो हो गए पॉपुलेशन। वो जो बिल्डिंग है एक निश्चित भूभाग पे है, ठीक है, वो हो गया टेरिटरी। और गवर्नमेंट जो वहाँ का हेड है मतलब प्रिंसिपल। लेकिन जहाँ पे बात आती है सोवर्ड नीति का, प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे आप लोग कोई गलती करो कुछ भी डांट सकते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्कूल है। लेकिन प्रिंसिपल को क्या यह राइट्स है कि मान लीजिए कि कोई लॉज बनाने का, कोई मतलब जो राष्ट्र के अंदर कोई चीज हो रहा है उसमें कोई डिसीजंस लेने का, इंटरफेयर करने का नहीं। तो इसीलिए स्कूल के पास क्या है, सोवरेनिटी नहीं है। इसलिए जो है स्कूल के पास 3 तत्व होने के बावजूद भी एक तत्व नहीं है सोवरेनिटी, इसलिए वो स्टेट नहीं कहलाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोवरेनिटी जो है ये 4 तत्वों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रभुता राज्य की आत्मा है। इस कथन के आलोक में आंतरिक और वह संप्रभुता की व्याख्या कीजिए। ये देख लीजिए, संप्रभुता को इसीलिए क्या बोला जाता है, राज्य की आत्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही रहे हो। अब देखो, संप्रभुता को राज्य का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। इसके बिना कोई भी समाज राज्य का दर्जा नहीं पा सकता। उदाहरण के लिए 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार थी। कौन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, परंतु संप्रभुता न होने के कारण वह राज्य नहीं बल्कि एक उपनिवेश था। ठीक है, ये तो मैं पढ़ाते वक्त भी, पढ़ाने के दौरान भी आप लोगों को बताई हूँ कि 1947 के पहले जब इंडिया जो है आजाद नहीं हुआ था, उस समय इसको जो है हम लोग एक राज्य नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो उस समय भी थी, सरकार भी थी। भारत कौन सी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी ना। अच्छा, और जो है भूभाग भी था, पॉपुलेशन भी था, सरकार भी था, लेकिन क्या नहीं थी, भारतीयों के पास क्या नहीं था, सोवर्निटी नहीं थी। भारतीय जो है खुद से अपना डिसीजन ले सकते थे नहीं, हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज। दूसरे देश के दूसरे विदेशी आके हमारे ऊपर शासन करते थे। तो इंडिया के पास सोवरेंटी नहीं थी, खुद के डिसीजंस इंडिया खुद नहीं ले सकते थे, खुद अपनी मतलब स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1947 के पहले इंडिया जो है स्टेट नहीं था, तो क्या था, एक उपनिवेश था। ठीक है, अच्छा, ये देख लीजिए, आंतरिक संप्रभुता। अब इसको देख लीजिए, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संघ या राजनीतिक दल राज्य के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो राज्य उसे दंड देने का पूर्ण अधिकार रखती है। आंतरिक संप्रभुता क्या होता है, अभी अभी बताई थी ना कि अपने राज्य के अंदर कोई भी संगठन आता है, कोई भी धार्मिक संगठन हो या कोई भी जो है वेलफेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी व्यापारिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो, ठीक है, वो सब जो है कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, उन सबको जो है सरकार की बनाई हुई राज्य की जो नियम कानून है उसको फॉलो करने पड़ते हैं, और नहीं करने से उन लोगों को पनिशमेंट देने का अधिकार भी राज्य रखता है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है, वह संप्रभुता यही है, देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। इंटरनेशनल मुद्दों पे जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामलों में वो खुद डिसीजंस ले सकते हैं अपने अनुसार। वह किसी भी अन्य शक्तिशाली देश के अधीन नहीं है। कोई भी दूसरा विदेशी जो है कोई भी आके हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। वह अपनी विदेश नीति स्वयं तय करता है। जैसे इंडिया को किसके साथ विदेश नीति जो है या व्यापार किस किस कंट्री के साथ करना है, कौन कौन से कंडीशन रखने, वो इंडिया खुद डिसाइड करता है, ना कि कोई दूसरे कंट्री, दूसरे विदेशी आके हमें हमारे ऊपर हमारे यहाँ इंटरफेयर करते हैं। किससे मित्रता करनी है या किससे संधि करनी है, इसका निर्णय राज्य स्वयं लेता है। ठीक है, अतः संप्रभुता ये दोनों ग्रुप मिलकर ही राज्य को सत्ता प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा देखिए नेक्स्ट, राज्य और सॉरी ये देखिए, राज्य और सरकार के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्या ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है? सॉरी, राज्य और सरकार नहीं, राज्य और समाज के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्या ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है? मतलब पूछ रहा है कि राज्य और समाज के बीच क्या अंतर है और क्या ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग देखते हैं क्या है, ये देखिए ऐतिहासिक अंतर, ये हम लोगों ने क्या देखा, समाज जो है क्या है, वो प्राचीन अवधारणा है और राज्य जो है उसके बाद आई है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले जो ग्रीक था वहां पे जो सिटी स्टेट होते थे, ये वाला याद आया कुछ? याद आया कि नहीं आया? फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी। एथेंस और स्पार्टा, ये छोटे छोटे क्या थे, एक शहर थे, ठीक है, जिसका जो पॉपुलेशन है 10 से 12,000 तक होता था और इनके पास खुद की सरकारें होती थी, ये खुद की शासन व्यवस्था जो है खुद ही चलाती थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शहर हुआ करते जिसको हम लोग सिटी स्टेट बोलते थे। याद आया? यहाँ पे देखिए, तो फिर जो है यहाँ से किस तरह से राज्य का कॉन्सेप्ट आया, हम लोगों ने देखा था ना। तो यही बोला जा रहा है कि समाज जो है क्या है, वो प्राचीनतम अवधारणा है, ठीक है, पुरानी अवधारणा है। मानव सभ्यता के उदय के साथ ही समाज बन गया था। जब मनुष्य समुदाय का मानव सभ्यता का उदय हुआ था, उसी समय से समाज का निर्माण हुआ था और उसके बाद जो है स्टेट आया, स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। राज्य की उत्पत्ति बहुत दिनों बाद में राजनीतिक चेतना के रूप में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, सीमा का अंतर, राज्य के लिए निश्चित भौगोलिक सीमा आवश्यक है। सभी राज्य का एक बाउंड्री होता है ना, कि उसके अंदर ही है एक, ये होता है निश्चित भूभाग, ठीक है। जबकि समाज की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यह वैश्विक हो सकता है। शक्ति का अंतर देख लीजिए, राज्य के पास कानून लागू करने के लिए सोवर्निटी, संप्रभुता और पार्श्विक बल, दंड शक्ति होती है। मतलब राज्य के पास ये पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, उसको लागू कर सकती है और कोई इंसान जो है, कोई भी नागरिक, कोई भी लोग अगर उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो राज्य के पास ये भी पावर है कि उसको पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। समाज के पास केवल नैतिक बल और सामाजिक नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि समाज में अगर कोई मारपीट कर रहा है, ठीक है, दो लोग अगर मारपीट कर रहे हैं, ठीक, जैसे आपका नाम क्या है, बोलिए बोलिए, क्या नाम है? नहीं समझ आया। सानू, और नाम भी गजब है, और विक्की। सानू और विक्की जो है, मान लीजिए एक ही जगह में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सानू और विक्की में मान लीजिए झगड़ा हो गया, हाँ, अब दोनों में मारपीट हो गया, मान लीजिए कि सानू जो है विक्की को मार दिया। अच्छा, देखिए, सानू जो है विक्की को मार दिया, तो अब क्या होगा कि इन दोनों के पेरेंट्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको डांटेंगे कि ऐसे क्यों, क्या नहीं करना चाहिए, और बच्चे को समझाएंगे। लेकिन क्या सानू ने विक्की को जब मारा तो विक्की क्या पेरेंट्स को क्या राइट्स है कि वो भी मतलब गुस्से में आके उसका मतलब खून कर दे, ऐसा कुछ कर दे, ऐसा राइट्स है? नहीं है। और अगर विक्की के गार्जियन अगर ऐसा करते हैं, मान लीजिए विक्की का कोई घर के लोग अगर ऐसा करते हैं, तो फिर उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए समाज में क्या हो रहा है कि समाज में देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, नैतिक बल और सामाजिक नियम, समाज के कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार हम समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम खुद से जो है कानून को अपने हाथ में लेके खुद से सजा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर पनिशमेंट भी मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है कि राज्य के पास देखिए, हाँ बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, विक्की और क्या नाम है, सानू, तो विक्की विक्की को चोट लग गया, सानू ने विक्की को मार दिया, तो अब देखिए क्या हो सकता है कि मतलब विक्की के जो गार्जियन है वो समझा सकते हैं और विक्की जो है नैतिक आधार पे उसको जब फील होगा कि हाँ मैंने उसको मार दिया, उसको चोट पहुंचा दी, गलत है, तो वो उसको सॉरी बोल सकता है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कैसे, इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि नैतिक वर्ड का मतलब क्या होता है, बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप रास्ते में खड़े हैं, ठीक है, कोई जो है बुजुर्ग आदमी रास्ते में जा रहा है, उसको रास्ता पार करना है और उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है।
तो वो बुजुर्ग आदमी आपका कोई नहीं लगता, आप उसको पहचानते भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? खड़े-खड़े उसकी उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? नैतिक आधार पे क्या करोगे? इधर-इधर नैतिक आधार पे आप उसका हेल्प करोगे ना। तो इसी को बोलते हैं नैतिक आधार, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि छोड़ दोगे, वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी आप उसको इंसानियत के नाते क्या करोगे? हेल्प करो। अब देखो नेक्स्ट, संगठन। राज्य एक अनिवार्य और औपचारिक संगठन है, जबकि समाज एक स्वाभाविक और अनौपचारिक संबंधों का जाल है। देखिए फिर, निर्भरता। अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना समाज के राज्य का कोई आधार नहीं होगा और बिना राज्य के समाज में अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले तो समाज आया था ना, समाज से फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से राज्य का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर समाज ही नहीं रहेगी तो राज्य बनेगा? सोच के देखिए तो। एक फैमिली बनती है, परिवार, परिवार से फिर समाज बनता है, फिर समाज से एक राज्य बनता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए समाज नहीं रहेगी तो राज्य राज्य में जो भी मान लीजिए राज्य में जो भी नियम बनाए जाते हैं, अगर कोई नियम को नहीं मान रहा है तो उसको जो पनिशमेंट देने का जो प्रावधान होता है, ठीक है, वो सब किसके लिए होता है? राज्य में जो जनता रह रही है उसके लिए ना। तो अगर मान लीजिए कि समाज ही नहीं है, लोग ही नहीं है, जनता ही नहीं है, तो फिर राज्य का कोई मतलब है? नहीं है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना क्या है? अस्तित्व। एक दूसरे के बिना मतलब एक को हटा दो तो दूसरे का अस्तित्व नहीं है। वही बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है, दोनों में डिफरेंस होने के बावजूद भी ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक के बिना दूसरा जो है इनकम्प्लीट है, दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बिना समाज के राज्य का कोई आधार नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि बिना राज्य के समाज में अराजकता फैल जाएगी, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में जैसे कोई टीचर मान लीजिए कि नहीं है, आप लोगों के क्लास में मान लीजिए कोई एक क्लास होता है ना कि कभी-कभी कोई टीचर नहीं आया, क्लास खाली है, क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है, तो फिर क्या करेगा? कोई डिसिप्लिन मेंटेन करेगा? नहीं, सब एक दूसरे से बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट कर लेंगे, एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगे, होगा कि नहीं? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए समाज में लोग हैं, ठीक है, समाज है, समाज समाज किससे बनता है? लोगों से ना। तो समाज में लोग हैं लेकिन राज्य नहीं है। अब राज्य नहीं है तो राज्य ही नियम कानून ये सब बनाते हैं, जो नियम को फॉलो नहीं करता उसको पनिशमेंट देने का काम भी राज्य करती है। अगर राज्य ही नहीं है तो क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे समाज में क्या करेंगे लोग? जिनको जो अच्छा लगेगा वैसा करेंगे, मारपीट करेंगे, आपस में झगड़े करेंगे, जैसा मर्जी वैसा करेंगे। तो जब ये जो है समाज जो है अव्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? जब कहीं भी सिस्टम अच्छे से नहीं ये होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अराजकता फैल जाए। तो समाज में क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। अच्छा, ये ब्रैकेट में देखिए मत्स्य न्याय। ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग को याद है तालाब में छोटी मछली और बड़ी मछली। बड़ी मछली किसको खा जाती है? छोटी मछली को। तो वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा अगर राज्य नहीं रहेगी तो। पावरफुल जो लोग हैं वो क्या करेंगे? कमजोर लोगों को दबा देंगे। ठीक? जैसे कि मान लीजिए कि जो अभी मारपीट हुआ सानू में और विक्की में, ठीक है, मान लीजिए कि सानू जो है पावरफुल था और विक्की थोड़ा कमजोर था, तो मान लीजिए कि सानू जो है मतलब सानू सानू का मान लीजिए सानू बहुत थोड़ा शक्तिशाली था, एकदम हेल्दी थोड़ा मतलब। तो देखिए तो सानू क्या किया? विक्की को मार दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए राज्य है, राज्य के कुछ नियम कानून है, तो विक्की क्या जाएगा? पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, तो सानू को पनिशमेंट मिल सकता है, वहीं पे उसको रोका जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नियम कानून कुछ नहीं होती, ठीक है, तो विक्की किसके पास जाता न्याय मांगने? जा पाता? नहीं। कुछ बोलता तो हो सकता है कि सानू फिर उसको एक झापड़ और मार देता। मार ही सकता है ना। अगर कोई बोलने वाला ना हो, किसी का डर ना हो, तो फिर तो सानू फिर अगर वो कुछ बोलेगा तुम मुझे क्यों मारो, तो फिर एक थप्पड़ मारेगा। हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो वही बोल रहा है, जिस तरह से तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, अगर उसी तरह राज्य नहीं होंगे तो नियम कानून नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जो पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग, वो कमजोर लोगों को क्या करेंगे? दबा देंगे। देखिए नेक्स्ट, बस हो गया, आवाज आइए इधर पे देखिए। देखिए यहाँ पे राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा राज्य और समाज में डिफरेंसेस, अभी हम देखेंगे राज्य और सरकार में अंतर। ठीक है, सरकार को राज्य का मूर्त रूप विजिबल कहा जाता है, सॉरी इनविजिबल, और
क्यों कहा जाता है, सॉरी पूछा गया है क्यों, ठीक है। राज्य को मूर्त रूप क्यों कहा जाता है, सरकार को राज्य का मूर्त रूप क्यों कहा जाता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि गवर्नमेंट क्या होती है, विजिबल होती है, और स्टेट जो है इनविजिबल होती है। तो गवर्नमेंट को विजिबल क्यों कहा जाता है, देखिए अमूर्त बनाम मूर्त। राज्य एक वैधानिक अमूर्त अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता। सरकार क्या है, उसका मूर्त रूप है, सरकार को देखा जा सकता है, ठीक है। व्यवहारिक रूप से जो शासन चलाती है सरकार, क्या नियम बना रही है, मतलब उनका जो क्या मतलब जो यहाँ पे देखिए लिखा है व्यवहारिक रूप से क्या नियम बना रही है, क्या काम कर रही है, उसको तो हम लोग देख सकते हैं ना, इसीलिए क्या है, विजिबल है। लेकिन जो है स्टेट विजिबल नहीं है। स्थायित्व, राज्य स्थायी होता है या कभी समाप्त नहीं होता, वही वाला बात जैसे मैं बताई थी ना कि देखिए गवर्नमेंट बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आज हो सकता है नरेंद्र मोदी जी है, नेक्स्ट टाइम जो है दूसरी सरकार आ जाए, तो सरकार क्या होती है, बदलती रहती है, लेकिन राज्य जो है परमानेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं बताई ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ड्राइवर चेंज हो सकता है, मान लीजिए कि सानू ने अपने गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा है, उसको ड्राइवर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ड्राइवर को चेंज कर सकता है, गाड़ी को थोड़ी ना चेंज करेगा। तो उसी तरह सरकार जो है चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेट क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। ये देख लीजिए मेंबरशिप, सदस्यता, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जरूरी होती है, और प्रत्येक नागरिक स्वतः राज्य का अंग होता है। सरकार में केवल कुछ ही लोग शामिल होते हैं जो प्रशासनिक पदों पर बैठे होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे ना, अब देखिए हम जो जनता है, ठीक है, देखिए हम सभी जो जनता है वो क्या है, राज्य का एक अंग होता है, ठीक है। किसी भी राज्य की सदस्यता, किसी भी राज्य का जो सिटीजनशिप होता है वो जरूरी होता है, चाहिए होता है, ठीक है। और जो है हम सभी नागरिक क्या है, राज्य के अंग है। लेकिन सरकार में कुछ ही लोग, जैसे हम सभी नागरिक बोल सकते हैं कि हम लोगों के पास कौन सा सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। तो राज्य की जो है सदस्यता जरूरी होती है और हम सभी जो है राज्य का अंग है। लेकिन सरकार के अंग सभी को हम नहीं बोल सकते, कुछ ही लोग होते हैं क्या है, जो प्रशासनिक पदों पर रहते हैं, ठीक है। सोवर्ण नीति, संप्रभुता मूल रूप से राज्य के पास ही होती है, सरकार केवल राज्य की ओर से उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग एक ट्रस्टी के रूप में करती है। अतः सरकार को राज्य का अभिकर्ता, एजेंट कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के बिना राज्य अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह क्या है, ये बोल रहा है कि सरकार जो है एक एजेंट के रूप में काम करती है, ठीक है। जो सोवर्निटी होती है वो राज्य के पास ही होती है, सरकार बस क्या करती है, एक एजेंट के रूप में काम करती है, उस संप्रभुता के आधार पर जो है वो एजेंट बन के राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए क्या करती है, काम करती है, ठीक है। सरकार के बिना राज्य अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य के उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, सॉरी निबंध। ये देख लीजिए, आवाज नहीं, इधर ध्यान से देखिए, बात मत कीजिए वरना देखिए समझ नहीं आएगा। क्या बात करना रहता आप लोगों को इतना, ये देख लीजिए, आधुनिक राज्य के उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त निबंध। राज्य का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहा, इसका क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसका कैसे विकास हुआ वो पढ़ेंगे। उद्भव मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, ये कैसे आया और किस तरह से ये विकसित हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, उससे थोड़ा सा देखें। देखिए प्राचीन काल नगर राज्य, यूनान में जो छोटे छोटे जो सिटी स्टेट रहते थे, बताई थी, वहां से क्या शब्द आया था, पॉलिस। और पॉलिस का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट। जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, ये आप लोग पढ़ चुके हो। इनकी जनसंख्या और क्षेत्र बहुत सीमित थी, बताई ना। इनका पॉपुलेशन कितना होता था, छोटे छोटे शहर होते थे, 10,000 से लेके 12,000 तक, ठीक है। फिर देखिए मध्यकाल, सामंती एवं साम्राज्यवादी राज्य, ठीक है। रोम के विशाल साम्राज्य और मध्यकाल में जागीरदारी या सामंती फ्यूडल सिस्टम का बोलबाला था, जहां पोप और राजाओं के बीच सत्ता का संघर्ष चलता था। देखिए इसके बाद क्या आया, फ्यूडल सिस्टम आया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो जमींदार लोग होते थे, ठीक है। क्या होता था, राजा क्या करते थे, जमींदारों को राइट्स दे देते थे, और जमींदार क्या करते थे, किसानों से
किसान खेती करते थे और उससे टैक्स वसूलने का काम किसका होता था? जमींदारों का। और टैक्स वसूल के जो है जमींदार राजा को देते थे। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है, और पोप और राजाओं के बीच में अक्सर जो है सत्ता का संघर्ष चलता रहता था। पोप क्या था? एक धार्मिक संस्था बोल सकते हैं ना, धार्मिक संस्था। इधर देखिए जो पोप है और जो चर्च होते थे, वो धार्मिक संस्था बोल सकते हैं चर्च को। और राजा जो है, सॉरी, तो देखिए पोप जो है चाहती थी कि जनता जो है पोप का बात माने, पोप के अनुसार जो है जनता चले, और राजा चाहते थे कि मेरी सत्ता रहे राजा। तो ये दोनों में हमेशा आपस में संघर्ष होते रहता था। आधुनिक काल, अभी देखिए मॉडर्न टाइम में, सॉरी, राष्ट्रीय संप्रभु राज्य 1648 के वेस्टफालिया की संधि के बाद आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, मैकियावेली और बोंदा जैसे विचारकों ने राज्य की संप्रभु शक्ति पर बल दिया। ठीक है, आज के राज्य विशाल जनसंख्या और विस्तृत भूभाग वाले कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है। ये देख लीजिए, देख लीजिए, राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में जनसंख्या के संबंध में प्लेटो, अरस्तु और आधुनिक विचारकों के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। देखिए, राज्य के 4 तत्व होते हैं, उसमें से एक जो है पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन को लेके राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, उसमें से एक तत्व जो पॉपुलेशन है, उसके संबंध में प्लेटो ने, अरस्तु ने और भी जो आधुनिक विचारक है, उन लोगों ने क्या क्या कहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, राज्य के मानवीय तत्व जनसंख्या को लेकर विभिन्न काल खंडों में अलग अलग विचार रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे लोगों का अलग अलग जो विचारक थे, उन लोगों का अलग अलग मत रहा है। ये देखिए, प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो के दृष्टिकोण से। प्लेटो ने अपनी पुस्तक, इधर मैं बताई थी ना, द लॉज किसने लिखा था? प्लेटो ने लिखा था ना। देखिए, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में एक आदर्श नगर राज्य के लिए नागरिकों की जनसंख्या कितनी बोली थी? प्लेटो ने कहा था कि एक आइडियल पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 5040। उनका मानना था कि यह संख्या स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा के लिए गणितीय रूप से आदर्श है, आइडियल है। नेक्स्ट, अरस्तु ने क्या बोला था? देखिए, अरस्तु ने कोई निश्चित संख्या नहीं दी थी, बल्कि एक व्यवहारिक नियम दिया था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर न हो, ठीक है, और इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि वहां कानून व्यवस्था सही ढंग से जो है व्यवस्थित रूप से न चलाई जा सके। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक युग में राष्ट्र राज्यों की अवधारणा है। आज भारत, चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले भी क्या है? राज्य है। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो राज्य होने के जो 4 तत्व होते हैं वो सभी है। जैसे कि इंडिया जो है 1947 के पहले राज्य नहीं थी, लेकिन जब उसको आजादी मिली, उसके पास सोवरेंटी आई, संप्रभुता आई, तो इंडिया भी एक स्टेट कहलाने लगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस। और वेटिकन जैसे अत्यंत जो छोटे छोटे हैं, ये भी जो है राज्य है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मानता है कि संख्या चाहे जो हो, जनसंख्या का शिक्षित, स्वस्थ और अनुशासित होना राज्य की शक्ति का असली पैमाना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कम हो या ज्यादा हो, जितनी भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? वहां के लोग क्या होने चाहिए? शिक्षित होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए और अनुशासित, मतलब उस राज्य में जो है एक डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि संप्रभुता न हो तो कोई भी देश राज्य नहीं कहला सकता। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। कौन सा एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो? बताओ तो, बताओ, आप लोग देख लियो शायद ना, देख के कोई नहीं बताओ, बताओ क्या एग्जाम्पल दोगे कि अगर किसी के पास अगर सोवरेंटी नहीं है तो वो जो है स्टेट नहीं कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल क्या दोगे? बताओ, अभी अभी जस्ट बताई, मैं बहुत बार बोल दी, बोलो क्या एग्जाम्पल है? मतलब राज्य के पास, राज्य के जो 4 तत्व होते हैं उसमें से अगर सोवरेंटी, संप्रभुता किसी के पास नहीं है तो उसको हम लोग राज्य नहीं बोलेंगे। इसका एक उदाहरण दीजिए, अभी अभी बताई मैं।
इंडिया के बारे में ही बताइए, 1947 के पहले। हाँ, हम्म, अच्छा, हाँ, वो नहीं थी। वेरी गुड, यही तो आप लोग इतना क्या सोच रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बोला, वेरी गुड। देखिए, हाँ, ताली। देखिए गुड। देखिए क्या था, यही वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जस्ट आप लोग से पूछना चाहती थी, चाहती थी इसलिए देखो। देखिए सोवर्निटी एक ऐसा तत्व है जो हम आप लोगों ने अभी देखा, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल वगैरह है, बहुत सारे ऐसे संगठन है जिसके पास राज्य के जो 3 तत्व होते हैं वो 3 तत्व उनके पास भी है। क्या नहीं है? सोवरेंटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, इसके कारण उसको हम लोग राज्य नहीं बोल सकते। 1947 के पहले भारत के पास एक विशाल पॉपुलेशन था, विशाल जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग भी था, एक सरकार भी थी, ठीक है, ब्रिटिश वायसराय की सरकार, ब्रिटिश सरकार थी। परंतु भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लंदन की संसद के पास थी। हमारे देश के जो डिसीजंस होते थे, फाइनल डिसीजन, वो कौन लेते थे? ब्रिटिश सरकार लेती थी ना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो लंदन की संसद, जो लंदन में जो पार्लियामेंट था, वहां की जो वो जो थी, वो जो मतलब ब्रिटिश सरकार जो है डिसीजन लेती थी, इंडिया के पास डिसीजन लेने का राइट्स नहीं था। तो डिसीजन लेने का राइट्स नहीं है, वही तो हो गया कि सोवरेंटी नहीं है, इसलिए जो है इंडिया को 1947 के पहले स्टेट नहीं बोल सकते थे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आफ्टर 1947 जब इंडिया जो है आजाद हो गया तो वो एक संप्रभुता संपन्न राज्य बन गया, ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे और एक ये वाला पॉइंट देख लीजिए, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, परंतु यह राज्य नहीं है। देखिए ये जो यूएनओ है, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन इसको हम लोग राज्य नहीं बोलेंगे। क्यों? देखिए इसके पास संप्रभुता नहीं है, ठीक है, देखिए संप्रभुता इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है, क्योंकि जो देश इसके मेंबर है, जो राज्य जो है यूएनए के मेंबर है, ठीक है, वो जो मेंबर है वहां पे भी वोटिंग होता है, पता है ना आप लोग को? अच्छा आगे पढ़ोगे, आएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। तो देखो यूएनओ के जो कंट्री यूएनओ के मेंबर है, ठीक है, वो मेंबर्स जो है क्या डिसीजंस ले रहे हैं उसके आधार पे ही यूएनओ क्या करता है, काम करता है। ये खुद से कोई डिसीजंस ले सकता है? नहीं, अलग अलग देशों के बहुत सारे देश के लोग इसके मेंबर हैं, तो सभी देश के मेंबर क्या चाहते हैं, उनका डिसीजंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही यूएनओ डिसीजंस लेता है। इनके पास इनके डिसीजंस, ये जो डिसीजंस ले रहे हैं उनमें किनका डिसीजन शामिल है? बहुत सारे देशों का, ठीक है, बहुत सारे देश के मेंबर मतलब बहुत सारे देशों का। इनके पास खुद का राइट्स नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसलिए बोल सकते हैं कि यूएनओ के पास सोवरेंटी नहीं है, इसलिए इसको स्टेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखिए, मुंह बंद, बात नहीं। राज्य के आधुनिक गौण या सहायक तत्व, आज्ञाकारिता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के महत्व समीक्षा कीजिए। देखिए आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने गार्नर के 4 मूल तत्वों के अलावा और भी 2 तत्व बताए थे ना, याद है? स्टार्टिंग में पढ़ाई थी 6 तत्व, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट होता है। अब 2 एक क्या था? स्वभावता, आज्ञाकारिता। यदि कोई सरकार कानून बनाती है परंतु देश की 90% जनता उन कानूनों को मानने से इनकार कर दे या विद्रोह कर दे तो वो सरकार और राज्य विफल हो जाता है। देखिए सरकार कोई अगर नियम बना रही है, अगर 90% लोग उस नियम को नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे सरकार और राज्य दोनों विफल हो जाएगा, सुव्यवस्थित तरीके से सरकार वहां पे राज्य जो है नहीं चलेगी। जैसे गृह युद्ध की स्थिति, ठीक है, अतः राज्य के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि अधिकांश जनता स्वाभाविक रूप से और बिना निरंतर बल प्रयोग के कानूनों का पालन करती हो। देखिए मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्वभावता, आज्ञाकारिता, मतलब जो भी नियम कानून बना रहे अगर 90% जनता जो है उस नियम को मानेगी ही नहीं, मानने से इनकार कर देगी, तो फिर वो राज्य सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो ये भी जरूरी होता है कि जो नियम हो रही है वहां पे अधिकतर जनता जो है उसको मान रही है कि नहीं, सरकार के आज्ञा का पालन जो है कर रही है या नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। जैसे मैं बताई कोई भी नया राज्य बन रहा है तो उसको जो है क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी राज्य अलग अलग नहीं रह सकता। जब ठीक है, जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया तब से कोई भी एक कंट्री दूसरे का मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी देश अलग अलग नहीं रह सकता, सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई नया देश बनता है, जैसे सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान बना, सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक अलग देश बना, तो उसे अन्य संप्रभु राष्ट्रों द्वारा राज्य के रूप में मान्यता मिलनी जरूरी होती है, ताकि वो वैश्विक संधियों व्यापार मतलब किसी भी कोई भी नया राज्य बनता है तो उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है एक राज्य होने का पहचान मिलना चाहिए, तभी जो है तब ताकि वो कोई भी जो वैश्विक संधि हो रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई संधि हो रही है, कुछ भी ऐसा व्यापार हो रहा है तो उसमें वो शामिल हो सके, यूएनओ का मेंबर बन सके। हालांकि यह मूल तत्व नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप से ये भी जरूरी है। मैकाइवर और लास्की के बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की परिभाषा और प्रकृति क्या है? देखिए मैकाइवर और लास्की क्या बोल रहे हैं, परंपरागत जो विचारण थे, सॉरी, जो परंपरागत जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, उसके जो विचारक थे बोंदा और हॉब्स, राज्य को पूर्णतः निरंकुश और असीमित संप्रभु मानते थे। राज्य को पूर्णतः निरंकुश और असीमित संप्रभु मानते थे, परंतु मैकाइवर और लास्की जैसे आधुनिक विचारक प्लुरलिस्ट बहुलवादी है। मैकाइवर के अनुसार देखिए राज्य समाज की अन्य संस्थाओं जैसे परिवार, चर्च, श्रमिक संघ की तरह ही एक संस्था है। अंतर केवल इतना है कि राज्य के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कानून शक्ति या कानूनी शक्तियां है, राज्य को समाज को निगलना नहीं चाहिए। देखिए मैकाइवर क्या बोल रहा है, मैकाइवर ये बोल रहा है कि राज्य समाज की मतलब समाज में और जो अलग अलग जो संगठन होती है, ठीक है, चाहे वो कोई धार्मिक संगठन हो, चर्च, ठीक है, या कोई मंदिर या कोई मठ, जो भी है धार्मिक संगठन हो, या कोई फैमिली ही हो, या श्रमिक संघ, मतलब कोई भी हो, मतलब कोई भी समाज के अंदर होता है ना, श्रमिक संघ हो गया, धार्मिक संगठन हो गया, ठीक है, कल्याणकारी कोई संगठन हो गया, तो मैकाइवर बोल रहा है कि राज्य जो है समाज की में जो और भी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, उसी की तरह राज्य भी क्या एक संस्था है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि राज्य के पास क्या होती है, व्यवस्था को, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी जो है शक्तियां, पावर्स होते हैं, ठीक है, राज्य को समाज को निगलना नहीं चाहिए। लास्की क्या बोल रहे हैं ये देख लीजिए। लास्की के अनुसार चूंकि मनुष्य का जीवन बहुआयामी है और उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में कई संघ बने हैं, इसलिए राज्य को अकेले ही सारी संप्रभु शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए। राज्य की शक्ति अन्य सामाजिक संघों के साथ बटी होनी चाहिए। लास्की राज्य को एक प्रादेशिक समाज मानते हैं जो निरंकुश नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। ये देखिए राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए राज्य और प्रांत जैसे बिहार या उड़ीसा के तकनीकी अंतर को समझना क्यों आवश्यक है, उदाहरण सम देखिए जैसे वेस्ट बंगाल बंगाल में बताई, या फिर बिहार हो गया या राजस्थान हो गया, जो भी ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस स्टेट नहीं है, तो क्या है भाई, ये एक प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए राज्य और प्रांत के तकनीकी अंतर को समझना क्यों आवश्यक है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देके इसको समझाइए। देखिए सामान्य बोलचाल में भारत के संवैधानिक ढांचे में हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि को राज्य कह देते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के तकनीकी के दृष्टिकोण से ये राज्य नहीं है, बल्कि ये भारतीय संप्रभु राज्य के प्रांत या इकाइयां है। वही जैसे संवैधानिक रूप से हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया इज अ सॉरी वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, ठीक है, बिहार इज अ स्टेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस वेस्ट बंगाल या बिहार एक राज्य नहीं है, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट स्टेट है, ठीक है, संघीय राज्य, मतलब भारत एक संघ है,
भारत एक संघ है और इस संघ का हिस्सा है, जैसे कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो राज्य है, भारत एक संघ है और उस संघ का ये हिस्सा है। जैसे कि फैमिली, जैसे कि एक फैमिली हो गया, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली मतलब क्या, इंडिया एक फैमिली है और उसके मेंबर कौन कौन है, जितने भी राज्य है। तो भारत एक संघ है, उस संघ का हिस्सा है सभी राज्य, ठीक है। अच्छा, अंतर का कारण देखिए, इनके पास रीजन क्या है, ये दोनों क्यों अलग अलग है, देखिए रीजन यही है कि जितने भी जो, जिसको आप लोग बोलते हो ना वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब जो प्रांत है, इनके पास देखिए राज्य के जो 3 तत्व होते हैं, इधर पे देखिए, अंतर का कारण क्या है, यही बार बार बहुत बार मैं बता दी, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा बहुत सारा बात आया, मैं बहुत बार बताई कि रीजन बस यही है कि देखिए ये जो सभी है, वेस्ट बंगाल जो है या फिर मान लीजिए बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जो भी, इनके पास खुद की पॉपुलेशन है कि नहीं है, जनसंख्या है, वेरी गुड, भूभाग भी है ना, अच्छा, सरकार भी है, सरकार बताई ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी राज्य, सभी जो है प्रांत में क्या है, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान, जो भी है, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब, सॉरी एक ही है। तो ये सब में खुद की एक क्या है, पॉपुलेशन भी है, वहां पे निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन क्या एक चीज नहीं है, राज्य का एक तत्व क्या नहीं है, सोवरेंटी नहीं, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार भारत से अलग होकर किसी दूसरे देश के साथ स्वतंत्र संधि नहीं कर सकती। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट चाहे तो वेस्ट बंगाल के जो जनता है उसके वेलफेयर मतलब सॉरी उसके हितों के लिए कुछ काम कर सकती है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल चाहेगी कि मान लीजिए कि देश के बाहर जाके मतलब स्वतंत्र संधि मतलब युद्ध हुआ या कुछ भी एग्रीमेंट हो गया एक देश का दूसरे देश के साथ, उसमें क्या वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यही तो है कि वेस्ट बंगाल के पास सोवेरेंटी नहीं है, यही इसी वजह से वेस्ट बंगाल एक प्रांत है, वो एक स्टेट नहीं युद्ध की घोषणा कर सकती है कोई भी। अच्छा, प्रांत, अंतिम संप्रभुता भारतीय राष्ट्र केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है, अतः राजनीति विज्ञान की दृष्टि से केवल भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही वास्तविक राज्य और प्रांतीय सरकारें उसके प्रशासनिक विभाग मात्र। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ये देख लीजिए उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद, ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर एंड मॉडल क्वेश्चंस, ये आप लोग को कर लेना है। देखिए राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए, कई बार पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, राज्य और समाज के में मुख्य अंतरों के को रेखांकित कीजिए, ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 8 मार्क्स के लिए भी, ठीक है। क्या सरकार ही राज्य है, राज्य और सरकार के अंतर को स्पष्ट कीजिए, 4 मार्क्स के लिए आता है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, उदाहरण दीजिए, ये भी 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। देखिए क्विक रिवीजन शीट, ये देख लीजिए थोड़ा सा, तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है, स्टेट, ये जो चैप्टर था स्टेट के बारे में और राज्य के तत्वों के बारे में जो भी पढ़ा उसका एक छोटा सा मतलब जल्दी से एक रिवीजन देख लेंगे। देखिए क्विक बुलेट रिवीजन, शब्द की उत्पत्ति, स्टेट जो शब्द था, उत्पत्ति देखिए कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड स्टेटस से, ठीक है। आधुनिक प्रयोगकर्ता कौन थे, मैकियावेली, 1513 में, 1513 में इनका जो बुक था, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसकी थी, गार्डनर की ना। अच्छा, 4 तत्व कौन कौन से हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार, संप्रभुता। राज्य का प्राण तत्व कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आंतरिक एवं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोवरेंटी है। मूल मंत्र, राज्य अमूर्त है और सरकार क्या है, मूर्त है। सरकार मतलब विजिबल है, राज्य जो है इनविजिबल है। समाज प्राचीन है, राज्य नवीन है। समाज की अवधारणा पहले आई, फिर समाज से धीरे धीरे बाद में स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, इसलिए समाज की अवधारणा जो है वो क्या है, प्राचीन है, और जो राज्य का की अवधारणा है वो क्या है, नवीन है, नई है। परीक्षा टिप, ये देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि को तकनीकी रूप से प्रांत कहे,
राज्य नहीं, क्योंकि इनके पास सोवरेंटी नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा ना लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो फिर अब ये हो गया आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। अब फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।